नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा ज्ञान की दुनिया के यूट्यूब चैनल पर। हमने पिछले 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं लक्ष्मीकांत के। अब हम चौथा चैप्टर का दूसरा भाग कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे गणतंत्र। टॉपिक है गणतंत्र। एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था को 2 भागों में बांटा जा सकता है, राजशाही और गणतंत्र। राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख आमतौर पर राजा या रानी उत्तराधिकारी के माध्यम से पद पर आसीन होता है, जैसा कि ब्रिटेन में है। वहीं गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के समय के लिए चुनकर आता है। जैसे अमेरिका में 2 साल का राष्ट्रपति होता है, मतलब 2 साल की सरकार होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। गणतंत्र के अर्थ में 2 और बातें शामिल हैं। पहली यह कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने की बजाय लोगों के हाथ में होती है, और दूसरी किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होगा। न्याय, छठा पॉइंट है न्याय। प्रस्तावना में न्याय 3 भिन्न रूपों में शामिल है: सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकारों व नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। सामाजिक न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार व समान न्याय करना। इसका मतलब है समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार। आर्थिक न्याय का अर्थ यह भी है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसमें संपदा, आय, संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिला-जुला रूप अनुपाती न्याय को परिलक्षित करता है। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। 7वां पॉइंट, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना है। प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। इनके हनन के मामले में कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए स्वतंत्रता परम आवश्यक है। हालांकि स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं है कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया है। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो प्रस्तावना में प्रदत्त स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकार शर्त रहित
नहीं है। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति 1779 से 1799 ईस्वी से लिया गया है। समता, 8वां पॉइंट है समता। समता का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समता प्रदान करती है। इस उपबंध में समता के तीन आयाम शामिल हैं। नागरिक, राजनीतिक व आर्थिक। मौलिक अधिकारों के निम्न प्रावधान नागरिक समता को सुनिश्चित करते हैं। पहला पॉइंट, विधि के समक्ष क्षमता, अनुच्छेद 14। विधि के समक्ष क्षमता यानी कानून के समक्ष सभी समान है, इसका अर्थ ये है। चलिए दूसरा पॉइंट, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर मूल वंश का निषेध, अनुच्छेद 15 में लिखा है। तीसरा पॉइंट, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अनुच्छेद 16 में लिखा है। अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत, अनुच्छेद 17 में दिया है। उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 में दिया हुआ है। संविधान में दो ऐसे उपबंध हैं जो राजनीतिक समता को सुनिश्चित करते प्रतीत होते हैं। प्रथम है कि धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा, अनुच्छेद 325 में दिया गया है। तथा दूसरा है कि लोकसभा और विधानसभाओं के लिए वयस्क मतदान का प्रावधान अनुच्छेद 326 में दिया गया है। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 39, आर्टिकल 39, महिला तथा पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार को सुरक्षित करते हैं। समान वेतन मतलब वेतन में भी भेदभाव नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 39 के तहत, 39 के तहत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी इसी में दिए गए हैं, इसका मतलब ये है। चलिए बंधुत्व पढ़ते हैं। बंधुत्व पढ़ें उससे पहले मैं एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। मैं जितने भी अभी तक यूपीएससी लेवल का कंटेंट, लक्ष्मीकांत का जितना भी कंटेंट है, मतलब जितने 3 चैप्टर मैंने कंप्लीट किए, तीनों चैप्टर के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग जाकर उसको चेकआउट करिएगा। अगर अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। संविधान एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का भी कहते हैं कि यह हर भारतीय नागरिकता का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला, व्यक्ति का सम्मान और दूसरा, देश की एकता और अखंडता। अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के एक सदस्य के मुंशी के अनुसार व्यक्ति को गौरव का अर्थ वह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप से भलाई अथवा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। इस पर किसी व्यक्ति के गौरव को सुनिश्चित करने वाले
मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के कुछ प्रावधान बल देते हैं। इसके अलावा मौलिक कर्तव्यों 51 का में कहा गया है कि भारत के डर नागरिक की यह जिम्मेदारी होगी कि यह महिलाओं के गौरव को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी हरकत का त्याग करे और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। एक बार मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूँ, जितने भी मैंने 3 चैप्टर कंप्लीट किए, जितनी भी वीडियो उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स उसमें मिल जाएगी। किसमें? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट कीजिएगा, आप लोगों को उसमें डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश की एकता और अखंडता पथ में राष्ट्रीय अखंडता के दोनों मनोवैज्ञानिक और सीमाई आयाम शामिल हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन राज्यों के संघ के रूप में किया गया है, ताकि यह बात स्पष्ट हो जाए कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। इससे भारतीय संघ की बदली न जा सकने वाली प्रकृति और परिलक्षण होता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अखंडता के लिए बंधक सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद इत्यादि जैसे बाधाओं पर पार पाना है। प्रस्तावना का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हम कल कवर करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग वीडियो पूरी देखें तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत जल्द ही इससे अच्छे लेवल का कंटेंट लाने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जितनी भी मैंने 3 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, जितनी भी वीडियो हैं, सारे सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।